हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पीआर नॉलेज सेंटर पर। आज हम कराएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में क्या था। तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत की क्या स्थिति थी इकोनॉमी की, तो इसके पर आपने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच की। तो क्लास 11 का एनसीईआरटी है, चैप्टर 2 है। तो एनसीईआरटी है इकोनॉमी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और जितने भी स्टेट पीसीएस के लिए। अब आप कुछ लोग कहते होंगे कि मैं वन बाय वन क्यों पढ़ती हूँ, तो उसमें जो चीजें होती है मैं समझाती हूँ, बाकी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ ताकि आप एक बार उस चीज को पूरी तरह से बिना कुछ छोड़े पढ़ सकें। उसके बाद तो भाई शॉर्ट वीडियो ऐसे छाट पुट के सभी बनाते हैं, तो मैं उसको भी बना दूंगी, लेकिन अभी क्या है, आप लोग को पूरा पॉइंट वाइज पढ़िए। जब इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए, और जैसा आपको ना लगे तो आप स्किप करके देखते रहिए। तो इस कंप्लीट पैकेज में स्टडी देने के बाद कोई पॉइंट छूटे ना। अगर आप इसको एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेंस आंसर राइटिंग के लिए कितने भरपूर तरीके से तैयार हो चुकी है, क्योंकि सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और स्टोरी के थ्रू यहीं पर समझाए जाते हैं। अगर मैं सब छोड़ ही दूंगी तो क्या ही पढ़ाऊंगी। तो एनसीईआरटी जरूरी है, तो इसको वन बाय वन करेंगे। ओके, तो आज हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 का। तो इस पाठ के अध्ययन के बाद आपका काम क्या है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानेंगे। 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रों को जैसे कृषि और उद्योगों में अपनाई गई विकास नीतियों को समझेंगे। फिर एक नियमित अर्थव्यवस्था जरूरत और सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे। ये सब अगर आप एक लेसन पढ़ेंगे तो इतनी चीज के लिए आप तैयार हैं, तो समझ लीजिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ करना था जो रहन सहन के उस स्तर को उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। ये पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो परिचय क्या है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का नया प्रभात उदित हुआ। अंतर 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हमने भाग्य की विधाता बन गए। हम अपनी ही भाग की विधाता बने थे ना, क्योंकि आजादी हो गई थी और सबको हमको मिल गया था। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथ में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय किया कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी। केवल केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सर्व जन कल्याण के लिए कार्य करेगी। तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। क्या समाजवाद का, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के प्रतिशत नहीं थे जिनमें उत्पादन के सभी साधन खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आते थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। तो नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं तथा चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो विचार से समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसे समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ सरकारी कर दे। तो विश्व में प्रचलित विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का एक चार्ट बनाइए, आप कर सकते हैं ऐसा हुआ तो आर्थिक प्रणालियों के प्रकार क्या है। तो प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कौन सा, देश में किस वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, और दूसरा है वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए। उत्पादक इस कार्य में मानव श्रमिक का अधिक उपयोग करें और पूंजी मशीनों का, मतलब किसका उपयोग करें। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार विवरण किया जाना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, मतलब डिमांड और क्या, सप्लाई। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, इन्हें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू और विदेशी बाजारों में सलाह भेजा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी और है और वे किन वस्तुओं की सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं।
अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु उनकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। परिणामस्वरूप इस वस्तुओं की उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता। तो ठीक है, तो योजना क्या है? योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि के प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। तो आपको पता ही होगा, हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजनाएं अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का ही उल्लेख नहीं किया गया। अभी तो उनमें आगामी 20 वर्षों से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख है। इस दीर्घकालीन योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाए। यह न तो संभव है और न ही आवश्यक है। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर रहता है। तो सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1948 तक भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या है? किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका अर्थ नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध न हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें। समृद्धि, इसका अर्थ यह है कि देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि है। तो ठीक है, ये देखते हैं, पहले तो पढ़ते हैं आगे। तो महालनोबिस भारतीय योजनाओं के निर्माता हैं। ये इनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा। उनमें से सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्य विकासात्मक योजना में एक महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आरंभ हुआ। इसमें भारतीय योजनाओं के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है। महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1945 में ब्रिटेन की सोसाइटी का फेलो बनाया गया। यह वैज्ञानिक का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है, जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिक ही को बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। सांख्य नामक एक जर्नल निकाल जो आज भी सांख्यिकीविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकीविदों और अर्थशास्त्रियों तथा द्वारा अच्छे सम्मान की दृष्टि देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मंदिर किए जाने की सलाह दी।
कालांतर में इनमें कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। इस बात को दर्शाता है कि इन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्री में वे लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में वो अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे। यही उनकी महान विद्वता का द्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संवेदी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। सांख्यिकी विधि सांख्यिकी सिद्धांत के उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी का एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। आपने यह अवधारणा कक्षा 10 में भी पढ़ी है। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ है इनके आकार में वृद्धि होगा, और केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्धि और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का सेवा क्षेत्र। क्षेत्रकों के योगदान से अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ में सेवा क्षेत्र के वृद्धि में अधिक योगदान करती है। आधुनिकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकता है। नई प्रौद्योगिकी का अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों और विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। तो आत्मनिर्भरता क्या है? कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों में आर्थिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बच जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आर्थिक खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। समानता क्या है? केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही सामान्य सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि और विस्तृत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो सके, लेकिन धनी लोगों तक सीमित ही न रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीयों को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सामर्थ्य होना चाहिए, और धन संपत्ति के वितरण में असमानताएं भी कम होनी चाहिए। आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग, व्यापार के संदर्भ में भी प्रयास कहाँ तक सफल रहे। 1991 के बाद अपनाई गई नीतियां, विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो स्वामित्व तथा प्रेरणाएं। किसान को भूमि पर यह नीति विचारधारा पर आधारित थी। यदि किसान भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि लेंगे। इसे ऐसा इसलिए क्योंकि भूस्वामियों से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में सुधारों की प्रेरणा नहीं होती है, क्योंकि अधिक उत्पादन में जमींदार को ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने वाले स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों को पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े गले फलों और ताजे फलों का एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे। आज प्रत्येक किसान ये जानता है कि सड़े गले फल ताजे फलों को खराब कर देते हैं। यदि उन्हें एक पैक में किया जाए तो किसानों को ही हानि होगी, क्योंकि फल बिकेगा ही नहीं।
तो अगला देखते हैं कृषि। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि अनौपचारिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई और ना ही समता पाई गई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्होंने भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोगों द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। भू सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों की स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इनका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर एक दूसरी नीति निर्धारण एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति के बाद अब तुम्हारी पेशकश में कौन लिखेगा ये देखते हैं। तो किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इसमें इसका उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संवितरण को कम करना था। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह हुआ था कि 200 लाख सुधारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भूस्वामियों से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन का पर समानता के लक्ष्य की पूर्ण पूर्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदार ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी होने का दावा किया। कृषकों की भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनता कृषि श्रमिकों बटाईदार और भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधार में कोई लाभ नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण इन्हें लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानूनों से बचते हैं। कानून में भी अनेक कमियां थी, जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रमों को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों में भी इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी, अतएव आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है। हरित क्रांति के बारे में पढ़ें तो स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्य किसानों के पास आधारित संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर पर कम होता था तो किसानों को कठिनाइयां होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध न थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल को कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से था। विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशक तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता होती थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरक तथा कीटनाशक आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधन की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में इस वाई मतलब हाइब्रिड वैरायटी के जो बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त एचवाईवी बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में 1970 के दशक के मध्य 1980 के दशक के मध्य तक में एचवाईवी बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या अन्य किसी देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करें तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन
का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपनी गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों पर इन सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। तो यदि हरित क्रांति से देश को बहुत लाभ हुआ, पर प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं। एक जोखिम यह था कि इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ होता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशक के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक थी। ऐसा दशा में प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सौभाग्य और सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरक पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थी। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए, तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। सहायकी पर बहस। तो आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायता का आर्थिक औचित्य एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसान द्वारा सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से एचवाईवी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता दी जाना आवश्यक था। किसान प्राय किसी नई प्रौद्योगिकी को जोखिम को समझते थे, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी परख लिए सहायता आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने से उनके व्यापक प्रचलन के बाद सहायता धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। यही नहीं, अधिक सहायता का देर से किसान को लाभ पहुंचाना था, किंतु उर्वरक सहायता का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता था। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायता जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें लक्षित समूह को लाभ नहीं होता है और सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषता का मत है कि सरकार को कृषि सहायता मतलब सब्सिडी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायता को समाप्त कर देने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और सहायता समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता बढ़ती जाएगी, क्षमता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायता से बड़े किसानों तथा उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है, तो सही नीति सहायता समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनमें केवल निर्धन किसानों को ही इसका लाभ मिले। तो ये देखिए, आप स्क्रीन से संकेतों के रूप में पढ़ सकते हैं। 1960 के दशक में अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय की गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950-1990 की अवधि में जीडीपी में कृषि के स्थान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। 1950 में 67.50% थी और 1990 तक घटकर 74.90% ही रह गई। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक शास्त्री इसे 1950-1990 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता भी मानते हैं। उद्योग और व्यापार क्या था? तो
अर्थशास्त्री ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उन्हें अच्छे प्रौद्योगिकी क्षेत्र होते हैं, उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इनमें आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती व पटसन तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा और इस्पात की प्रबंधित फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। तो भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करते हैं। हमारे नीति निर्माताओं की समझ के एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योग में निवेश करने के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था। यदि उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने और उसके करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, यद्यपि इनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह है कि सरकार उन उद्योगों पर नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियां की अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकरण किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में भी समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। भारत प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु इनमें कई नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती है। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यदि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण रखा गया है। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाया गया तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली की दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। तो लघु उद्योग क्या है? 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे कार्य समिति भी कहा जाता है, लघु ग्राम एवं लघु उद्योग को क्या कहा जाता है? कार्य समिति भी कहा जाता था। इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास और प्रोत्साहन करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की संपत्तियों के लिए दिया जाने वाला अधिकतम निवेश संदर्भ में ही की जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रहती है। तो 1950 के लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए की अधिकतम निवेश करती थी और इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने पर उद्योग के अपेक्षित श्रम का प्रयोग अधिक होता है, अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योग के विकास के लिए बड़ी फर्मों उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। तो आगे बढ़े तो व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन क्या था? तो भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार की विशेषता अंतर्मुख व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता
है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार भारत ने विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के दो प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है और प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं, जो वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। कोटे के वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है, उन्हें आयात किया जाता है। सट्टा प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनमें आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं। उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। मतलब जो विदेश से सस्ती चीजें यहाँ बेची जाती हैं, वो सस्ती ना आ जाए, वहाँ पर शुल्क लगा दिया जाता है कि आप इस वस्तु को भेजोगे तो इस पे इतनी शुल्क आपको पे करनी पड़ेगी। तो वहीं पर वो रुक जाती है, बाजार में चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि जब इस शुल्क लगाएंगे, चीज को बनाएंगे, उसको ऐड करके पैसे लेंगे तो ये महंगी बिकेगी। तो जिससे यहाँ पर सस्ती चीजें महंगी हो जाएंगी उनकी, और जो हमारे देश में चीजें बनेंगी वो हम अच्छे दाम पे बेच पाएंगे। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित था कि विकासशील देशों के उद्योग विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता था तो समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों को भी ये आशंका थी। तो कृषि देख सकते हैं 1950 में 59% और ये 34 हो गई। फिर उद्योग जो है 13 थे, ये 24 हो गए, और सेवाएं जो थे 28 से 40 हो गई। मतलब ये बढ़ गया, पहले ये बड़ी हुई थी, अब ये बढ़ गया। इसके पहले 9 क्लास में भी आपने पढ़ा था। आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो उन्हें विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती थी। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 में 13% से बढ़कर 1924% हो गया, जो आपने ग्राफ में देखा है ना। तो ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदानों के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की। इसलिए अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। सरकारी उद्यमों में कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी तरफ सेवाओं का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने से लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है, जो ब्रेड भी निर्माण करने वाली एक फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है, यदि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है। यदि सरकार होटल चलाती है, इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हटा देना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधन का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है, भले ही इसके कारण राष्ट्र की सीमित संसाधन का निकास होता रहे। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो। तो वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने को थी। इसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधन का व्यय नहीं होने देंगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियम के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाए। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में
में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते थे। फिर क्या हुआ? फिर विदेशी प्रतिस्पर्धा में संरक्षण की आलोचना भी इसी आधार पर की जा रही थी कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयतों और प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक अवरुद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं की ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे, तब वो उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते? आयतों को प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों को का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि में सार्वजनिक क्षेत्र को फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादन का संरक्षण तब करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा ऐसा करते रहे हैं। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। इन समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। तो इन सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है जो अभी आपने पढ़ा? प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही स्थिति की तुलना में विविधतापूर्वक हो गए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों के परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारों प्रथा का उन्मूलन हो गया और औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अस्थायी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृद्धि अवरुद्ध हो गई और आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और में उन्हें अनेक द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। भारतीय नीतियां अंतर्मुखी थी, उससे एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। तो ठीक है, चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा चैप्टर बताइएगा जरूर। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम लिंक में इसका आंसर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले जय हिंद।